ठीक है भाई, मुझे बताया गया, आप F7 भी बता दूंगा F7 को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देख लेते हैं भाई F7 क्या है। 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, ये क्लास में बताया हुआ है मैंने, ओजोन वगैरह के बारे में अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन मतलब जिसमें ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, राइट ना। 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन अपन को गिवन है। सो अगर मुझे 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन गिवन है, ये दोनों 100 ml थे, ठीक है ना, मुझे 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। ओजोनाइड ऑक्सीजन वाज रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम, ठीक है, टू 40 ml। मैंने आपसे कहा था अगर वॉल्यूम में रिडक्शन है तो O2 विल गेट कन्वर्ट इनटू O3, ये O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थ्राइस ऑफ दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू दिस, वॉल्यूम रिडक्शन के लिए इसका कुछ भी नहीं होने वाला। So we'll write that at the same temperature and pressure when the treated with turpentine oil, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसका XML है, इसका 100 माइनस XML है, राइट। अगर सिर्फ ये रिएक्ट करेगा तो O2 विल गेट कन्वर्टेड टू O3, तभी तो आप बोल रहे हो कि इसका 3 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसका XML था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 XML में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अपन से कह रहे हैं कि was reduced to 40 ml, ये कह रहा है कि 100 ml of the mixture was reduced to 40 ml when treated with turpentine oil। टर्पेंटाइन ऑयल को कौन एब्जॉर्ब करता है, टर्पेंटाइन को ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा ओजोन। तो कितना हो जाता है, 40 ml हो जाता है। मतलब ये वैल्यू जो है, जब अपन इसमें टर्पेंटाइन ऑयल ऐड करेंगे 100 ml में, तो ये 40 ml हो जाता है। तो इसका मतलब है टर्पेंटाइन ऑयल ने 60 ml को एब्जॉर्ब कर लिया, और टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है, इसको। तो ये कितना गिवन है मुझे, 60 ml। ये कितना गिवन है मुझे, 40 ml। अगर ये मुझे 40 ml गिवन है तो x का वैल्यू 40 ml है, इसका मतलब है कि जो ओजोन फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्म हुआ, भाई ये तो इनिशियली प्रेजेंट, है ना। O2 कन्वर्टेड इनटू ओजोन, कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 40, दैट विल बी इक्वल टू 80/3 हो गया, इतना कन्वर्ट हो गया। तो अपन से क्या पूछा इन्होंने, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। अपन पहले एक बार देख लेते हैं भाई, इससे ये कन्वर्ट होगा, तो ये अपन को क्या, XML कितना था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब कन्वर्ट होगा O2 में, तो अपन ने कहा भाई देखो, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसका 3 मोल्स इसके 2 मोल्स में कन्वर्ट होता है, तो इसका 1 मोल इसके 2/3 मोल्स में कन्वर्ट होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, XML इसका कितने ml में कन्वर्ट होगा, 80/3 ml में। तो अपन ने x का वैल्यू गिवन है ना कि भाई अगर इसका 1 ml इसका 2/3 ml देता है, तो आप साफ साफ लिख भी सकते हो, x की जरूरत नहीं। तो इसका 40 ml इसका कितना ml देगा, तो अपन कहेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 इंटू 40 में, दैट इज 80/3 ml बन गया। लो भाई 80/3 ml बन गया। अब क्या किया, इफ द ओरिजिनल फर्दर नो चेंज, जब तक उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अपन कहेंगे भाई पहले इनिशियल वॉल्यूम वाज ऑफ मिक्सचर कितना था, 100 ml। फाइनल मिक्सचर कितना है, दैट विल बी 60 प्लस, क्योंकि वो 40 तो किस में कन्वर्ट हो गया, 80/3 में कन्वर्ट हो गया। सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, क्योंकि अपन से कहा गया था ना कि व्हेन ओजोनाइड ऑक्सीजन रिड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ 40 व्हेन टर्पेंटाइन ऑयल इज एडेड, है ना, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा ये तो इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल रहा है, और अपन तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कर रहे हैं। और रुको, हमने रिड्यूस की वजह से ऐसे कर दिया, बाकी ये तो सही लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो पहले अपन को गिवन था ना, 100 ml ऑफ मिक्सचर अपन को गिवन है, ओजोन और ये अपन को गिवन है। वो कहता है कि ये 100 ml मिक्सचर में मैंने रिड्यूस इन वॉल्यूम समझ लिया कि भाई पहले ही रिड्यूस इन वॉल्यूम कर दिया, क्वेश्चन लास्ट में देखा तो कुछ और लिखा था। मुझे ये 100 ml गिवन था, मैंने 100 ml को जब टर्पेंटाइन ऑयल ऐड किया, तो जो 100 ml था वो कितना हो जाता है, 40 ml। और टर्पेंटाइन ऑयल तो इसको एब्जॉर्ब करता है, तो हमें पता चल गया ये 60 ml है, ये 40 ml है, ठीक है भाई। अब अपन को ये बोल रहा था कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम,
है ना, अपन को बताना था what would be the increase in volume if the original sample is heated until no further change। भाई देख, अगर O2 को O3 में कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम कम हो गया, और अगर O3 को O2 में कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो इसको भूल जाओ, ये डिक्रीज करेगा वॉल्यूम। तो इंक्रीज करने के लिए हम ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, O3 will get converted into 3/2 O2, इसका 1 ml, इसका 3/2 ml बना रहा है, तो इंक्रीज होगी ना 1.5 टाइम्स। तो ओजोन कितना था मेरे पास, 60 ml था, तो 60 ml जो है वो कितना ml दे देगा इसको, 3/2 into 60 बना देगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये बन गया अपने पास 90 ml। मतलब ये ओजोन जब O2 में कन्वर्ट होगा ना तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन O2 कितना बना देगा, 90 ml। इनिशियल मिक्सचर कितना था, 100 ml। टोटल इनिशियल टोटल मिक्सचर दैट विल बी इक्वल टू 100 ml। फाइनल टोटल मिक्सचर, तो ये 40 का तो कुछ हुआ नहीं, ये O2 90 बन गया, तो 90 प्लस 40 इज 130। देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 130 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 30 ml। लो भाई अपना आंसर आ गया, 30 ml इंक्रीज हो गया। अगर अपन से डिक्रीज इन वॉल्यूम बोलता कि बताओ कितना डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो अपन O2 को कन्वर्ट कर लेते, किसमें, अपन डिक्रीज इन वॉल्यूम करना है तो इसको O2 को O3 में कन्वर्ट कर देते, और इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है तो आप O3 को O2 में कन्वर्ट कर दो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता रखा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट का CNT, ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का, है ना। तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का फर्स्ट का CNT, तो अपन को CRD की बात करनी है, ठीक है भाई, इसको हटा दो। मैं पहले C को डिस्कस करूंगा, C को डिस्कस करूंगा तो C में मुझे गिवन है P और T का ग्राफ है, इसमें मुझे गिवन है ऐसे ग्राफ गिवन है, मुझे पता है V is directly proportional to T, P is inversely proportional to V। मतलब जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर कम है, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। तो मैं किसी एक से ही सॉल्व करूंगा, तो यहां पर मैं कहूंगा ये टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम है। तो P1 V1, P2 V2 एंड P3 V3 ऐसे गिवन है अपन को। टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, है ना। तो मैं इसमें ये चेक कर लेता हूं कि इसमें अपन को बताना क्या है, पहले वाले में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गेट द मैच द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए आप मैच द फॉलोइंग बता दो C के साथ, ठीक है। तो अगर प्रेशर से मुझे बताना है ना तो इधर प्रेशर का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे छोटा होगा। तो क्या वॉल्यूम का अपन को गिवन है, अपन को टेम्परेचर बता रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब P1 V1 है, P2 V2 है, यहाँ P1 V1 इज इक्वल टू RT। या प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन वॉल्यूम का वेरिएशन नहीं, ऐसे टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं बता सकते आप, क्योंकि यहाँ P और V कम है, यहाँ P और V ज्यादा है, यहाँ P और V और भी ज्यादा है ये, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, PV ना। तो अपन कहेंगे यहाँ पर P ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो मुझे वॉल्यूम कम क्यों है, बिकॉज टेम्परेचर कम है ना, तो वॉल्यूम कम बताना पड़ेगा मुझे, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ऐसे नहीं बोल सकता, तो गलत हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर मुझे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं गिवन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, P और V, आप टेम्परेचर यहां पर क्या कर रहे हो, आप प्रेशर कम है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है भाई, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा,
वॉल्यूम बड़ा होगा तो टेम्परेचर बड़ा है, तो टेम्परेचर बड़ा है इसमें। इसका मतलब है मैं इसमें P नहीं ले सकता। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर, P और T की तो बात ही नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल डाटा थोड़ी गिवन है, मैं तो प्रोपोर्शनली ले लूंगा इनको। तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर, नहीं भाई, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना चाहिए इस टाइप के ग्राफ को, P और T के ग्राफ में, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ कोई वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है आपने, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है, मतलब वॉल्यूम सबसे बड़ा है। यहाँ पर प्रेशर आपने बढ़ाया, मतलब वॉल्यूम और कम हो गया। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम और भी छोटा होगा, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ये बताना पड़ेगा। और प्रेशर के फॉर्म में वो तो लिखा ही हुआ है, P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन, और वो उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है, P1 ग्रेटर देन लिखा हुआ है Q में। R इज करेक्ट। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। D इज इक्वल टू होता है PM अपॉन RT। अगर ऐसे लिखते हैं भाई कि भाई इसमें डेंसिटी के लिए क्या गिवन है, D1 ज्यादा होगा हमारा, और D और T दोनों ही गिवन है अपन को, मतलब D1 T1 तो इसमें अपन देख लेते हैं भाई D1 T1। तो D1 T1 ऐसे गिवन है, तो अपन को लिखा है D1 T1 इज इक्वल टू P M अपॉन R। M अपॉन R तो कांस्टेंट ले लेता हूं, तो D1 P1 शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, जबकि इधर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है इधर, ये एप्लीकेबल नहीं है भाई। dt शुड बी ग्रेटर देन P1, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर dt D1 T1 प्रेशर होगा, आपने यहां पर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाओगे तो D2 मतलब टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और यहाँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ये वाला टेम्परेचर T1 T2 T3 ऐसे हो रहा है टेम्परेचर, तो गलत हो जाएगा, फिर वो ग्राफ भी सही नहीं होगा। इसको हटाते हैं। आपने एक और पूछा था, डी भी पूछा है, तो डेंसिटी में अभी अभी बताया मैंने आपको क्या करना है। डेंसिटी का ये फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, तो अपन क्या करते हैं ना, डेंसिटी वाले फॉर्मूले में अपन लिख लेंगे दैट इज, ठीक है, अपन क्या करेंगे, डेंसिटी वाला ये इक्वेशन मुझे गिवन है। अब मैं पहले वो ना ग्राफ बना लेता हूं। अब पहले तो मैं ग्राफ की बात करूंगा, फिर अपन बात करेंगे कुछ और। आपने कहा डी और पी, अगर डेंसिटी ऑफ द गैस ना, और आपने ऐसे बनाया, यहां पर आपने D1 D2 और D3 ऐसे ग्राफ बना रखे हैं। इसमें ना सब आप अगर एक बार देखोगे तो ऐसे बना रखा है, रुकना मैं इसको बताता हूँ, मुझे ना थोड़ा अच्छा ग्राफ बना रखा है इसलिए मुझे देखना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद उसने, अब देखो इधर ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम रखा हुआ है, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तो डी और टी क्या हो जाएंगे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये वाला पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो मैं कहूंगा अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को कम होना चाहिए, तो डेंसिटी आपका D1 D2 D3 ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। पहला वाला क्या था, टेम्परेचर T1, यहाँ पर अपन को ग्राफ में गिवन है, दैट इज, पहले मैं लिख लेता हूँ, इधर D1 T1 गिवन है, इधर D2 T2 गिवन है, इधर D3 T3 गिवन है। तो अपन लिखेंगे भाई डेंसिटी, प्रेशर इज कांस्टेंट, ये डेंसिटी हो गया, ये डेंसिटी D2 हो गया, ये D3 हो गया। अब अपन डेंसिटी ऑफ द गैस की बात करते हैं। आपने मुझे इसमें दे रखा है D1 T1, तो D और T और प्रेशर। तो अपन को एक बात पता है, आप यहां पर मुझे ये बता रहे हो कि आप डेंसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? किसी में अगर डेंसिटी बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डी और टी को एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब अगर D1 कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होना होगा, कांस्टेंट है ना पूरा।
इक्वल टू कांस्टेंट। अगर D1 छोटा है, अगर D2 बड़ा है तो T2 को छोटा होना चाहिए, मतलब T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T1 T3 ऐसे होना चाहिए। मुझे लगता है वो पहले वाले पार्ट में गिवन है अपन को, बिल्कुल P वाला तो हो गया उसमें मैच। बाकी अपन देख लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है इसलिए क्यू नहीं बताना है। वॉल्यूम अगर हम चेक करेंगे वॉल्यूम को तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे अपन इसको। अपन कहेंगे भाई देखो, अगर मैं डेंसिटी बढ़ाना है मुझे, है ना, डेंसिटी बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, इधर डेंसिटी सबसे कम है, अगर डेंसिटी सबसे कम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी सबसे कम होने का मतलब है अगर कंप्रेस करूंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी अगर कम है तो वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा, ये वाला वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए इस वाले वॉल्यूम से, क्योंकि अगर कंप्रेस करूंगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रेशर मुझे कांस्टेंट करना है, और प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कंप्रेस करूंगा अगर यहां पर, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया लास्ट वाले में अपन से, आर वाले में अपन से पूछ रहे हैं, इसको हटा देता हूं, ये तो आ गया अपने पास आर वाला पार्ट। अगर मेरे पास वॉल्यूम ऐसे गिवन है, इसको अगर वॉल्यूम में कम करूंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें भी गैस है इसमें भी गैस है, उतना ही गैस को मैंने कंप्रेस कर दिया, डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आप कह रहे हो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो फिर वॉल्यूम बढ़ा, इधर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर, अगर T1 ग्रेटर होगा ना तो मुझे और वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर को भी कंपनसेट करना है ना भाई, यहां डेंसिटी सबसे कम है तो वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, यहां डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम सबसे छोटा होगा। सो वॉल्यूम इधर V1, इधर V2, इधर V3, और वॉल्यूम V1 शुड बी ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, क्योंकि डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा, तभी पॉसिबल है ना डेंसिटी इंक्रीज होना गैस की, तो अपन बता सकते हैं डेंसिटी। भाई ये सारे पार्ट जो क्वेश्चंस होंगे ये अपन को इक्वेशन से ही तो सॉल्व करने हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, जितने इक्वेशन अपन ने पढ़ा। अब अपन पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में मुझे गिवन है एक प्रॉब्लम ना, क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर के बारे में एक बार पूछ लेता हूँ, आइडिया वो है रियल गैस वाला पार्ट या नहीं है। कोई ऐसा भी है जो मतलब वेटिंग रूम में है, एडमिट नहीं किया जिसको मैंने, सभी है ना, अपने सबको एडमिट किया, एक मिनट रुकना है मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है मैंने पूछ लिया, अब देखते हैं क्या होता है, जो भी आएगा तो देख, क्योंकि मैं पेपर तभी देख सकता हूँ जब तुम्हारा क्लास ना हो। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पूरा होगा, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्डिंग तो कंप्लीट ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा ना। चलो हम देख लेंगे एक दूसरा क्वेश्चन, अपन एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं, वो सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 3 वैसे जितना भी अपन ने पढ़ा ना क्लास में, उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। फिर बाकी मैं और डिस्कस कर दूंगा आज, अभी ना अपन लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 6 है, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 5 6 7 9 10 11 12, अरे इतने क्वेश्चन भी हैं उसमें। चल 5 से शुरू करते हैं। ओके, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है, दैट इज टू एन evacuated vessel with a movable piston under the pressure of, ना, movable piston under the pressure of, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा है रियल गैस वाला होगा, आएगा या नहीं आएगा। तो एक मूवेबल पिस्टन है अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। पता मेरे पास एक ऐसे गैस है, एक कंटेनर है जिसमें गैस रहेगा, ये पिस्टन है, ठीक है ना। मुझे 1 मिनट दोगे, 1 मिनट चाहिए बस। 0.32 गिवन है, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के 1 हो गए, R is 1/12 and T is given to me 273। लो मेरा आंसर आ गया। भाई किसी भी वेसल में आप 10 गैसेस को रखो, वॉल्यूम तो वही रहेगा सभी गैस का, वही तो डाल्टन्स लॉ था। तो आपने इसको हीलियम से कैलकुलेट किया, व्हाई नॉट एक्स से कैलकुलेट क्यों नहीं किया? मैंने एक्स से इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो वहां पर वेपर्स निकल रहा था, लेकिन मुझे ये पता है हीलियम इज अ गैस, हीलियम अगर गैस है तो 100% वो तो होमोजीनियसली सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इनके प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया तुमने? भाई इनका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो यहां से जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है तो पिस्टन नीचे आना चाहिए फिर। और प्रेशर कब, पिस्टन नीचे कब तक आएगा? जब तक कि दोनों का टोटल प्रेशर कितना ना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर। तो मुझे इसका प्रेशर गिवन है तो इसका प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मेरे पास आंसर है। सॉल्व करके कैलकुलेट कर देंगे वॉल्यूम कितना है, दैट्स ऑल आंसर। गॉट माय पॉइंट? कौन सा 1.1 इसमें ना, क्योंकि उसने वेपर प्रेशर दिया हुआ है अपन को, उसने ये थोड़ी कहा था। हो सकता है कि वहां कुछ थोड़ा सा लिक्विड हो, क्योंकि उसने अपन को वेपर प्रेशर दिया, उसने प्रेशर नहीं दिया गैस का। अगर वो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा तो डाल्टन्स लॉ में अपन ने कैलकुलेट किया ना, नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन, इसलिए मैंने उसको इससे कैलकुलेट ही नहीं किया। मुझे ये पता था अगर ये गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ तो, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने उससे आंसर कर। वेपर प्रेशर एंड प्रेशर में डिफरेंस होगा ना, वेपर प्रेशर इज सैचुरेटेड वेपर्स, मतलब वो वहां पर थोड़ा लिक्विड जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होंगे, जैसे वाटर के वेपर्स होंगे और वाटर गैसियस स्टेट में हो, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा होगा तो गैसियस स्टेट में होगा वाटर। वेपर्स कंडेंस हो सकता है, गैस कंडेंस नहीं होता। सो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने वैसे कैलकुलेट किया। ठीक है ना। अब तुम लोग ना ऐसे एक एक करके क्वेश्चन देखो, तुम लोग अपने क्वेश्चन लिख दो, मैं एक एक करके ही क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन पहले ये जो लिखे हुए ना इनको मैं पहले सॉल्व कर दूंगा। अपन को सभी सॉल्व करने हैं, आप टेंशन मत लो। मैं तब तक मतलब नहीं कुछ हटाने वाला, मतलब वो नहीं करूंगा, क्लास अपन बंद नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे डाउट चलते रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ अपन काफी देर तक क्लास को कर सकते हैं। मुझे 6th वाला क्वेश्चन बताना है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कोलाइजन ऑलवेज इलास्टिक, करेक्ट है। इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता कोलाइड करके, जैसे दो आयरन वॉल अगर कोलाइड करेंगे तो उनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, वो कोलाइड करके वापस भी चलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलाइजन। heavier molecule transfer more momentum to the wall of the container,
नहीं, ये जरूरी नहीं है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा ना मोमेंटम, सिर्फ इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। तो बड़ा पार्टिकल है, धीरे से जाके कोलाइड किया तो मोमेंटम ज्यादा थोड़ी होगा। रॉन्ग। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी, बिल्कुल अपन ने लिखा हुआ है ऐसे, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। वो स्कूल वाले एग्जांपल दिया था ना बच्चों का, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका मतलब बहुत ज्यादा हाइट होता है। दैट्स करेक्ट। Between collisions, the molecule moves in a straight line with constant velocity. बिल्कुल, because gases always travel in a straight line. That's why they are called translational kinetic energy. 7 भी पूछा है, तो मैं 7 वाला भी सॉल्व करूंगा। The atomic mass of helium and neon is given to me. ठीक है भाई। अब इनको पहले से पता है। हीलियम इज 4 AMU, एक ही गैस का, एक ही पार्टिकल का मास गिवन है अपन को। नियॉन का 20 AM, AMU गिवन होने का मतलब है एक ही पार्टिकल का मास। The value of the de Broglie wavelength, the value of the de Broglie wavelength of helium gas is at this. हमको de Broglie wavelength कैलकुलेट करना है हीलियम का, तो अपन को H/mv कैलकुलेट करना होगा, और V में अपन सिर्फ RMS वेलोसिटी ले सकते हैं। This will be always RMS velocity. Why it is so? Because RMS velocity is independent of temperature, independent of pressure and volume. It only depends on temperature, and kinetic energy only depends on temperature. Wavelength depends on kinetic energy. अब इसको V उधर लिखो, इधर लेके आओ, राइट दैट इट इज काइनेटिक एनर्जी ना, जिसको अपन ने ऐसे कैलकुलेट किया था 3/2 mRT। ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, PV = 1/3 mNV, जो ये V था ना वो VRMS था स्क्वायर। इसको RT में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, 3/2, इसको RT को क्यों लेना पड़ा अपन को, क्योंकि आप VRMS यूज करोगे इसको। इसलिए अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करना है तो RMS वेलोसिटी ही यूज करनी है आपको, क्योंकि RMS वेलोसिटी इज हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। अपन क्या बोलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी को सभी पार्टिकल में, जो भी गैसियस सैंपल है उसमें इक्वली डिवाइड कर दो, ऐसा थोड़ी होता है कभी, दैट इज हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। तो इक्वली डिवाइड करने के बाद जो एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड RMS वेलोसिटी। मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो RMS वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ना अपन, ये अपन को पता, तो VRMS क्या होता है, √3RT/m होता है, तो √3 × 8.314 जूल्स में ना, और टेम्परेचर कितना गिवन है अपन को, -73 मतलब 200, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसके लिए कैलकुलेट करना है अपन को, हीलियम के लिए पूछा है अपन से ना, हीलियम। हाँ, तो 4 AMU था ना, तो AMU को kg में कन्वर्ट कर दो ना, 66 × 10⁻⁻, वो क्यों, क्योंकि मैं इसको MKS यूनिट में यूज कर रहा हूं। तो अपन क्या करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, क्योंकि फिर मैं कन्वर्ट भी करूंगा ना, एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो उससे अच्छा है आप यही कर दो ना, 4 × क्या कर लो आप, दैट इज RMS वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ना, तो 4 × 10⁻³ kg में लेना पड़ेगा ना अपन को, इसको MKS यूनिट में फिल करते हैं वेलोसिटी, आप वहां सब्स्टिट्यूट करना और वेवलेंथ बता देना। यहां पर मास ऑफ हीलियम पार्टिकल लेना पड़ेगा आपको। मास ऑफ हीलियम पार्टिकल अपन को पता है, ठीक है। अब था क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपने 9 भी पूछा था, चलो 9 की बात करते हैं अपन। 9th वाले क्वेश्चन में आपने लिखा है, ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में द पेयर ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, अच्छा पता है क्या होता है, ठीक है। देख, आइसोबैरिक एट कांस्टेंट प्रेशर, बैरोमेट्रिक लिखा ना, आइसोबैरिक मतलब आप चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हो, आइसोकोरिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आप गेलो-सिक्स लॉ की बात कर रहे हो, आइसोथर्मल मतलब आप कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हो, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हो, बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। वहां कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है,
क्या बोल रहे हैं इसमें? द पेयर ऑफ प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताना है बिल्कुल, क्या गिवन है बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मैंने देख लिया उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब n और k, l और m दे आर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? तो among the transformation of the state is, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बताएंगे ना अपन, वो ऐसे बना रखा है ना अपन को ग्राफ, इधर पीवी का ग्राफ है, आपने ऐसे जो भी ग्राफ लिखोगे मैं फर्क नहीं पड़ता, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, जबकि प्रेशर चेंज हो रहा है, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बता देंगे एक ये वाला प्रोसेस यहाँ से यहाँ, या जो भी है इससे इसके बीच में जो भी प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज हाउ वी कैन राइट द आंसर। फिर आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 भी पूछा है, तो चलो 10 की बात कर लेते हैं। 10 में आपने कहा है, 10 में अपन ने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज if the value of Avogadro number is given to us and the value of Boltzmann constant is given to us, then the number of significant digits in the calculated value of universal gas is significant value। यूनिवर्सल गैस में अपन क्या करते हैं, R by Na बोल रहे हैं, ये अपन को 1.38 इंटू 10 की पावर कितना -23 होता है, Na अपन को 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये वैल्यू कितना आएगा 8.314 ये आता है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू के नंबर्स कितने आ गए 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, वो तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने स्कूल के लिए, सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे कैलकुलेट होता है, वो फर्स्ट चैप्टर में गिवन है ना एनसीईआरटी में। इलेवन 12 भी पूछा आपने, ठीक है 11 12 पूछो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपन को गिवन है 11 12 के लिए, दैट्स अ पैराग्राफ, उसमें एक डायग्राम गिवन है, पहले मैं डायग्राम लिख लेता हूं। मुझे डायग्राम गिवन है, ऐसे एक पाइप लेके रखा हुआ है, ग्लास ट्यूब, इसमें एक तरफ से आपने गैस X और एक तरफ से गैस Y, है ना? तो एक तरफ से हम गैस X को भेजेंगे, मतलब राइट ना, सप्लाई करेंगे, एक तरफ से गैस Y को सप्लाई करेंगे, वो कॉटन प्लग बनाना जरूरी नहीं है अपने लिए। लेंथ मुझे गिवन है इसका, L विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, ये पूरा लेंथ इसका 24 सेंटीमीटर्स का है। इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यहां पर ना जैसे अमोनिया और HCl लिखा था ना अपन ने, वैसे इसको बनाएंगे भाई, यहां प्रोडक्ट बनता है, हाँ तो ठीक है ना, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हो ना, ये डिस्टेंस मुझे d गिवन है, तो ठीक है ना, ये वाला 24 माइनस d हो जाएगा सेंटीमीटर्स, ठीक है। आपने मुझसे कहा है X एंड Y आर द टू वोलेटाइल लिक्विड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपने, इनका मॉलिक्यूलर वेट है 10 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40। अपन तो पता है ये लाइटर गैस है, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, वो कम ट्रेवल करेगा, इसके कंपैरिजन में वो 1/4 ट्रेवल करेगा, ठीक है। वैसे चाहूं तो मैं वही आंसर पर टिक कर सकता है। Two cotton plugs, one is soaked in X and other is soaked in Y, are simultaneously placed at the two end of the tube length of 24 centimeter as shown. The tube filled with the inert gas at 1 atmosphere. ठीक है, इसमें inert gas मतलब दोनों से रिएक्ट नहीं करता, हमें क्या फर्क पड़ेगा, दोनों पे उसका सेम इफेक्ट होगा। 1 atmosphere and the temperature is 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at the distance d centimeter. ये सब लिखने वाली बात है, मुझे सीधा सीधा आप बता रहे हो, एक तरफ से अमोनिया एक तरफ से HCl, बताओ क्या पर व्हाइट पेपर टी बनेगा, जैसे मैंने क्लास में बताया। Take X and Y have equal molecular diameters, हाँ वो इसलिए बोल रहा है कि आप डायमीटर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात ना करना, equal diameters and assume ideal behavior of the inert gas and the two vapors। ideal behavior मतलब उनमें कोई अट्रैक्शन की बात नहीं करना कि कोई अट्रैक्ट करेगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, the value of D according to Graham's law of diffusion, ठीक है, rate of X divided by rate of Y is equal to molecular mass of Y divided by molecular mass of X। rate of X कितना है, इधर से जाना है, D upon 24 minus D is equal to under root of Y का molecular mass 40 है divided by 10। लो भाई ये कहा गया मेरे पास D का आंसर, ये मेरा आंसर। दूसरा बताओ, experimental value of D is found to be smaller than that of estimated by the Graham's law of diffusion। मतलब जो D का वैल्यू आता है ना,
फिर कैलकुलेट कर लेते हैं डी का वैल्यू कितना आ रहा है। एक बार अगर अपन कैलकुलेट करें तो 4 into 2 आ जाएगा, तो डी विल बी इक्वल टू दैट इज 2 into 24 माइनस डी। तो अपने पास आएगा डी विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 24 into 2 इट्स 48 माइनस होकर जाएगा अपने पास 2d, 3d will be equal to 48, so d will be equal to 60 सेंटीमीटर। मुझे d पता चल गया। अब ये कह रहे हैं कि पता इसको 16 होना चाहिए तो इसको 8 होना चाहिए, अपन को पता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अब x का वैल्यू जो आता है ना ट्रेवल करने का, वो x वो मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू 60, तो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ d is on to be smaller, वो थोड़ा इससे कम आया d का वैल्यू। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन से 16 है, लेकिन वो थोड़ा कम आ रहा था। बताओ क्या रीजन हो गया? तो अपन से कहा गया दिस इज ड्यू टू द लार्जर मीन फ्री पाथ कंपेयर टू द मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर x कंपेयर टू दैट ऑफ y। नहीं, मीन फ्री पाथ उसने कहा था डायमीटर एक जैसे। भाई अगर डायमीटर ऐसे होते तो भी अपन एज्यूम करते हैं कि भाई वो आपस में ये कम, इसका डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल करेगा, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा। वंडरवल कांस्टेंट वगैरह उस टाइप से उसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर दोनों के डायमीटर सेम है तो जितना ये आएगा कोलाइड करने के लिए उतना ये भी आएगा, क्योंकि साइज दोनों के एक जैसे। लार्जर मीन फ्री पाथ तो मीन फ्री पाथ का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि मीन फ्री पाथ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल टू बिफोर द कोलाइजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और दोनों का डायमीटर एक जैसा है तो उनको सिर्फ ट्रेवल करना है और दैट्स ऑल, और डायमीटर उनके एक जैसे हैं, वो अपन को बता रखा है। तो ये क्यों हुआ होगा वो अगर अपन देखें, सपोज मतलब वैल्यू देखना चाहें कि भाई इसमें क्या हुआ होगा, ये तो बहुत फास्ट जा रहा था और बहुत स्लो आ रहा था, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, तो इसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस मतलब ये बहुत फास्ट जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि आपने इसमें इनर्ट गैस भी ले रखा है। फास्ट जाएगा तो इनमें कोलाइजन ज्यादा होगा, कोलाइजन ज्यादा होगा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। जैसे अगर अपन एक काम करते हैं, जैसे अगर आपने कभी मतलब मे बी पॉसिबल आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, साइकिल में अगर एयर बाहर आ जाए तो टायर पूरा ना ऐसे स्टिक हो जाता है अर्थ से, लेकिन अगर हम थोड़ा साइकिल को थोड़ा सा दौड़ते हैं उसके साथ और उस पर जंप करके बैठ के थोड़ा साइकिल रोटेट कर ले, तो वो टायर फ्लैट नहीं होता, पता, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। पता, क्योंकि कोलाइजन से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एयर उसके अंदर होती है ना वो एक्सपैंड होती है, और एक्सपैंड होती है तो वो सारी एयर बाहर नहीं जाती, थोड़ी इसके अंदर होती है। जैसे मे बी पॉसिबल आपने कार में देखा, टायर पंक्चर हो गया ना, आपका कार चलता रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, थोड़ा वो पूरा अर्थ पे फ्लैट होके नहीं चलेगा, अनलेस अगर छोटा मोटा मतलब ऐसे पिन पॉइंट कुछ ऐसे लीकेज है तो। लेकिन जब आप रुकोगे ना तो पूरा टायर फ्लैट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब वो चल रहा था तो कोलाइजन हो रहा था पार्टिकल में, जब वो कोलाइजन हो रहा था पार्टिकल में तो क्या हो रहा था, जो वो पिन पॉइंट से एयर बाहर जाना चाहता था ना, तो दूसरा पार्टिकल उसे हिट करके उससे पिन पॉइंट से उसे हटा देता था, तो बाहर नहीं जा पा रहा था गैस। ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इसलिए वो जब कार चल रहा था तो सारा एयर बाहर नहीं आता, लेकिन जब आप रुकोगे ना तो फिर सारा एयर बाहर आ जाएगा और फ्लैट हो जाएगा आपका। सो अगर अपन को रीजन देना है तो मैं यही कहूंगा कि भाई कोलाइजन वाला रीजन कुछ दो, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। इंक्रीज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस, नहीं उसका तो मास वो तो पहले ही धीरे धीरे आ रहा था, उसको कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, increase frequency of y with the inert gas as compared to x, no, increase frequency of x with the inert gas, वो inert gas उसको resist कर रहा होगा क्योंकि x का molecular mass कम है। मीन फ्री पाथ और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी दोनों ही फिजिक्स वाले पार्ट, केमिस्ट्री वाले पार्ट नहीं है ना, तो वो केमिस्ट्री में नहीं आते मीन फ्री पाथ और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी।
उसका पार्ट नहीं आता। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल, बस उतना ही चाहिए अपन को, इससे ज्यादा वो फिजिक्स के पार्ट है, वो मतलब डिटेल में डिस्कस करना, फॉर्मूले से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, मेरे ख्याल से 11 12 दोनों ही कर दिया मैंने। अभी क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा है किसी ने, 14 कर लेते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द आइडियल गैस, ये लिखा तो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट यार, ये तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ही तो है, और क्या, कुछ भी लिखे उसको अपन को क्या फर्क पड़ेगा। The diffusion coefficient of the ideal gas is proportional to the mean free path and the mean speed. हाँ तो ठीक है ना, mean free path is the collision between the particles की बात कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। अपन को आइडिया तो है what is the definition of mean free path and the mean speed मतलब average speed. The absolute temperature at of an ideal gas is increased by 4 times and the pressure decreased by 2 times. As the result, the diffusion coefficient of the gas increases by x times. ठीक है भाई, तो अपन क्या करते हैं, mean free path, the diffusion coefficient of the mean free path and the average speed. The absolute temperature of the gas is increased by 4 times and the pressure is decreased by 2 times. As a result, the diffusion coefficient of the gas is, ठीक है, बता देंगे उसमें 14th वाले में, diffusion coefficient of the x is कितना बढ़ेगा आपको, प्रेशर को अपन 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक है। अब आप, मुझे पता है V एवरेज इज इक्वल टू, दैट इज एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो 8 RT बाय पाई होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे किसी गैस के लिए मीन स्पीड की बात करें, दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, टेम्परेचर को आप 4 टाइम्स बढ़ाओगे एंड द प्रेशर को आप 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे, 2 टाइम्स, आइडियल गैस है ना, तो कोफिशिएंट मतलब हो गया हमारे लिए कांस्टेंट ले लेते हैं ना आर को, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपने पास। अब टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ा दो, यही किया ना अपन ने, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, आपने प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो ये वाला पार्ट तो आप क्या करोगे, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे ना, R will be equal to, that is PV upon NT, PV upon NT। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे अब नंबर ऑफ मोल्स, तो क्योंकि आप एक ही कंटेनर में एक ही वेसल में कर रहे हो, है ना, एक ही कंटेनर में कर रहे हो आप ये, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे। अगर आप ये कोफिशिएंट मान लेते हैं अपन, एनआर को कोफिशिएंट मान लिया अपन ने, आपने प्रेशर को क्या किया, 2 टाइम बढ़ाया और टेम्परेचर को 4 टाइम, सो आपने क्या किया, प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय, आपने टेम्परेचर भी बढ़ाया और प्रेशर भी बढ़ाया, दोनों बढ़े, मतलब वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर बोथ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप टेम्परेचर भी बढ़ाओ और प्रेशर भी बढ़ाओ, तो कोफिशिएंट का वैल्यू कितना आएगा, तो ठीक है, अपन कहेंगे अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाया और प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ाया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अपन कहेंगे भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा 2 टाइम्स तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा 2 टाइम्स, लेकिन आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो कितना टाइम्स,
4 टाइम्स। तो टेम्परेचर को अगर 4 टाइम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो प्रेशर भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब आप इसको भी बढ़ाओगे 2 टाइम्स, अगर इसको भी 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो कंपनसेट हो गया। या आप ऐसे बताओ, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम करोगे, आपको वॉल्यूम को V/2 करना पड़ेगा, तब भी ये कंपनसेट हो गया। भाई प्रेशर आप कैसे बढ़ाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, तो फिर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो फिर आप क्या करोगे, जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, और इसको 2 टाइम्स बढ़ाया तो टेम्परेचर भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अपन से पूछा है, एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ दिस गैस कैन बी इंक्रीज बाय x टाइम्स, द वैल्यू ऑफ x इज, कितना टाइम्स बढ़ गया आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने टेम्परेचर को सिर्फ बढ़ाया, ये वैल्यू, अब ये कोएफिशिएंट ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो कंपनसेट होगा ना अपने पास, वॉल्यूम भी तो कंपनसेट होगा। टेम्परेचर भी बढ़ाया, प्रेशर भी बढ़ाया 4 टाइम्स, तो PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ना, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉलोज, वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप प्रेशर को, अगर आप टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाओगे तो PV भी 4 टाइम बढ़ेगा, और फिर प्रेशर को भी आपको डबल करना है, तो प्रेशर कैसे डबल करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करके या वॉल्यूम डिक्रीज करके, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज करके, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। तो वॉल्यूम को मैं आधा करूंगा, दैट गेट कैंसिल्ड, आई गॉट दैट कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जो कोएफिशिएंट आप K लोगे ना यहाँ पर, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 रहना चाहिए, वो बस उतना ही रहना चाहिए। इसको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैलकुलेशन में नहीं, कि भाई PV इज इक्वल टू nRT से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जी एडवांस ना, हाँ एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं। अभी अपन को गिवन है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज्ड टैंक हैज 2 कंपार्टमेंट। हाँ तो बनाओ डायग्राम, बोथ आर फिल्ड विथ ऑक्सीजन गैस, अज्यूम आइडियल गैस। हाँ तो आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होगा। मेरे पास 2 टैंक हैं, एक टैंक A है, एक टैंक B है, और दोनों में ही O2 है, एंड इट इज आइडियल गैस। A tank has 2 compartment, not 2 vessel। एक टैंक है जिसमें 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है भाई, ऐसे फिल कर लिया अपन, इस तरफ भी O2 है, इस तरफ भी O2। The partition separates the 2 compartments is fixed, मतलब ये वाला जो पार्टीशन इसको सेपरेट कर रहा है ना, ये फिक्स है। एंड अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब इससे हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। फिगर 1, अच्छा इसमें फिगर भी दे रखा है क्या, ओह बड़ा अच्छा है फिर तो। फिगर 1 ठीक है, इसमें O2 है और इसका वॉल्यूम अपन को गिवन है 1 मीटर क्यूब, प्रेशर मुझे गिवन है दैट इज 5 बार, टेम्परेचर मुझे गिवन है 400 केल्विन, वॉल्यूम मुझे गिवन है 3 मीटर क्यूब, प्रेशर मुझे गिवन है 1 बार, और टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब पढ़ते हैं इसको। दिस इज अ परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ द हीट, मतलब इसमें हीट इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो सकता। इफ if the old partition
is replaced by the new partition which can slide and conduct heat. अच्छा, इसको रिप्लेस कर दिया दूसरे पार्टीशन से, ये हीट भी कंडक्ट करेगा और इधर उधर स्लाइड भी कर सकता है, ठीक, बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस, यहां से यहां गैस नहीं जा सकता। तो अपन कहेंगे देन फिगर 2 जो अपन को गिवन है, ठीक है, अपन ने एक और फिगर इसमें गिवन है, मैं फिगर देख लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है, वो अलग अलग मतलब वैसे ऐसे बना लिया अपन ने, मतलब एक पहले ऐसे गिवन था, दूसरा अपन ने ऐसे एक कंपार्टमेंट बना लिया और इसमें ये स्लाइड भी कर सकता है इधर उधर। द वॉल्यूम इन कंपार्टमेंट ऑफ ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा ना तो इन दोनों के प्रेशर इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल, टोटल प्रेशर इक्वल, इधर भी प्रेशर बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये स्लाइड करेगा ना इधर उधर। तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब दोनों में, अब इनको बताना है द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जब ये स्लाइड करता है ना, जो ये मूव करना बंद कर दे, ठीक है, ये मूव करना कब बंद करेगा, जब इधर और इधर प्रेशर इक्वल हो, तो P1 इन दोनों के प्रेशर को इक्वेट कर देता है। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने हैं, तो पहले P = nRT से इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टेम्परेचर अलग अलग है ना, टेम्परेचर अलग अलग है, और टोटल मोल्स जो आएगा ना उसको इक्वेट कर दूंगा, N total will be equal to Na plus Nb। जो टोटल मोल्स इन दोनों का होगा ना, इससे कैलकुलेट कर लेता हूं, Na = PV upon RT। सो Na will be equal to, प्रेशर कितना है 5 बार, टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर्स, डिवाइडेड बाय R, मुझे R ही रख लेता हूं इसको, और टेम्परेचर में लिख लेता हूं 400 केल्विन। इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो Nb कैलकुलेट कर लेता हूं, तो Nb will be equal to प्रेशर 1 3000 डिवाइडेड बाय R into 300, ये आ गया मोल्स अपने पास, टोटल मोल्स आ गया, मैं इन दोनों का सम ले लूंगा, टोटल मोल्स हो जाएगा। तो मुझे टोटल मोल्स यहां मिल गए, अब क्या करना है अपन को, इसमें अपन कहेंगे हमारे पास ये टोटल मोल्स आ गए, इन दोनों का सम कर लेते हैं, मेरे पास टोटल मोल्स पता है मुझे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, कुछ कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये 10 आ रहा है 10/R, और ये 4000 है, ये 50/4, 50/4 को अपन वैसे लिख लेते हैं, तो टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू Na plus Nb, है ना। अब अपन कहेंगे इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, ज्यादा मोल्स किसमें है, इसमें 10/R है और इसमें 5/4 आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स काफी कम है, किसमें, Na में, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर इक्वेट कर दूंगा मैं, Pa = Pb, ये भी कर सकते हैं Pa = Pb में, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम बड़ा है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 मोल्स, लेकिन वॉल्यूम भी बड़ा है इसका और टेम्परेचर भी कम है इसका, तो जब पिस्टन मूव करेगा तो वो किस तरफ मूव करके जाएगा, तो बेटर अपन टोटल मोल्स को वैसे ही लिखें जैसे अपन को बताना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू Na plus Nb आ जाएगा अपने पास, और इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, टोटल मोल्स में इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तो टोटल मोल्स अपने पास आ रहा था दैट इज Na plus Nb ना, सो 10/R plus 5/4R, ये आ गया टोटल मोल्स अपने पास, राइट ना, अपने पास टोटल मोल्स ये आ गया। अब अपन इसके लिए कैलकुलेट करते हैं जब ये कंडीशन होगी, भाई मोल्स थोड़ी चेंज हो सकता है इधर और इधर, प्रेशर इक्वल होगा, जब प्रेशर इक्वल होगा तो अपन ये लिख लेते हैं भाई, PV अपॉन, इधर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है ना,
तो इधर 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 अपॉन RT, सो R इंटू टी इज 400 प्लस ये हो जाएगा P इंटू 3000 डिवाइडेड बाय R इंटू 300। लेकिन ये तो टोटल मोल्स है ना, अब प्रेशर इक्वल है ना अपने पास, ये दोनों का प्रेशर इक्वल, मैं इससे P कैलकुलेट कर लेता हूं, R तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो मेरे पास आया ये R मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, मेरे पास आया 10 प्लस 5/4 इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास P इंटू 10/4, 5/4 था ना वो अपने पास, हाँ ठीक है, 10/4 प्लस ये आ गया अपने पास 10P, 10P ना, हाँ 10P, ये आ गया अपने पास। इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं P, मतलब दोनों तरफ प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना आ गया अपने पास, कैलकुलेट ही करते हैं ना, 4 इंटू 10 40 प्लस 5 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10P कॉमन ले लेता हूं, 10P कॉमन लूंगा तो आई गेट 1/4 प्लस 1 ना, तो इसको मैं लिख लेता हूं दैट इज 1.25 ना, सो आई गॉट 45 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 40P इंटू 1.25। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये और ये मतलब 9/8 इज इक्वल इंटू आ जाए इंटू 1/1.25 इज इक्वल टू P। मेरे पास ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, पूछा गया था अपन से, इक्विलिब्रियम प्रेशर मुझे पता चल गया तो मैं इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता दूंगा। इक्विलिब्रियम प्रेशर मेरे पास ये आ गया, अब मुझसे पूछा था कि वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, बता देंगे अपन, पहले लीटर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका प्रेशर मुझे पता चल गया, एक में प्रेशर कितना है, तो कंपार्टमेंट ए का प्रेशर मुझे पता चल गया, तो मैं कंपार्टमेंट ए को यूज कर लेता हूं, ये यूज किया था मैंने कंपार्टमेंट ए, ये वाला पार्ट। तो कंपार्टमेंट ए में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो थोड़ी चेंज होगा क्योंकि इधर उधर मोल्स नहीं जा सकता, प्रेशर मुझे पता है कितना है कंपार्टमेंट ए का, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इससे पूछा है, डिवाइडेड बाय RT कर देता हूं, लो भाई मेरा आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितना गिवन था ए का, ये अपन को गिवन है ए 5 इंटू 10 50। एक गलती कर गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, ये 10/R गिवन था और इधर से शायद मुझे ये वाला 10 दिखा नहीं, ये वाला 10 बचा हुआ था, 50/4 था, अभी आंसर गलत आता, अपन सोचते पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, ये 50/10 आ रहा है ना, यानी तुम लोगों को बताना चाहिए था ना, टोटल मोल्स ना, दिस 10/R B और ये 50/R है, गड़बड़ हो गया, ये 50 होगा। फिर अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पर 40 प्लस 90 बाय आएगा, 90/4, उधर कोई गड़बड़ नहीं किया था ना, 10P कॉमन लेके 1/4 वो सही था, ये 90 होगा तो अपन इसको क्या करेंगे, ये 10 हो गया, ये 90 था, तो अपने पास ये कितना आया था, इसमें अपन सिर्फ 0 कैंसिल करेंगे, तो 9/4 इंटू 1.25 आएगा डिवाइड बाय 1.25, 1.25 का मतलब हो गया अपने पास ऐसे 5/4 ना, तो 5/4 कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.25, ठीक है। तो अपने पास प्रेशर गिवन है, वो प्रेशर आ गया क्योंकि ये इक्वेशन फिर से यूज किया ना, 50 होगा ना, 2 0 ही तो कैंसिल किए थे पहले, तो Na कितना गिवन था अपने पास 50/4R, दैट विल बी इक्वल टू, प्रेशर कितना है 9/4 इंटू 1/1.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, R इंटू टी कितना था इधर 400 केल्विन, ये ले भाई R कैंसिल कर दे, ये 4 और ये 400 ना 100, अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो वॉल्यूम मेरे पास कितना आया, ये इंटू 50 इंटू 100 5000 डिवाइडेड बाय प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेशर इज 9/4 इंटू 1/1.25, 5000 इंटू 4 इंटू 1.25 ना, इट विल बी कितना आएगा 4 और 0.25 मतलब 5 हो गया, 5/4 था,
तो 4 ऊपर लेके जाता हूँ, दिस इज 5/4 ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 9/5 आएगा अपने पास। तो 9/5 का मतलब है 5 ऊपर लेके जाता हूँ, 9 नीचे लेके आता हूँ। लो भाई ये आ गया अपने पास वॉल्यूम। इसको क्यूब में बता देना, 25/9 उसके आसपास कुछ ऐसे आंसर बता देना, देख लेना कितना आंसर है। दैट इज अवर आंसर। क्या कैलकुलेट किया अपन ने? क्वेश्चन का तुम लोग इतने शैतान हो, मुझसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया और उसमें न्यूमेरिकल डाटा पूछे ही नहीं था। तुम लोगों को अनम्यूट मैंने इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि जब शुरू में क्लास शुरू होता है ना, तो कुछ बच्चे गाना गाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में होंगे ना, वो बड़े शैतानी करते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं आ गया आ गया आ गया, मतलब टीचर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम लोग खुद भी देखते हो। अपन ने टेम्परेचर चेंज किया ना, बट उस टेम्परेचर को कॉम्पनसेट करके तभी तो अपन ने प्रेशर इक्वेट किया कि प्रेशर इक्वेट होगा। भाई इधर टेम्परेचर और टेम्परेचर तो उन्होंने बोला ना कि सेम रखो, इसलिए फाइनली तो इसलिए मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। तो अपन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। और इसमें कोई भी मतलब अपन से सिर्फ पूछा था कि आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था और मुझसे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करवा डाला था लोगों ने। नहीं 15th वाले में स्टेटमेंट नहीं था अपन से, 15th वाले में और क्या पूछा था अपन से, इक्विलिब्रियम प्रेशर ही पूछा था, इक्विलिब्रियम वॉल्यूम पूछा था। सही है, ये वॉल्यूम आ गया अपने, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम अपन बता सकते हैं। दूसरा 16th वाले में तो क्योंकि इससे कैलकुलेट करोगे ना तो इधर इतना मोल्स 400 पे इतना प्रेशर जनरेट कर सकता है, और इससे कैलकुलेट करोगे तो इसका वॉल्यूम अलग होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर अलग। भाई जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां कम मोल भी उतना प्रेशर जनरेट करते हैं, और जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां थोड़े मोल्स ज्यादा लेने पड़ेंगे टू जनरेट दैट मच प्रेशर। सो अपन अलग अलग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 16 वाले में द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो उसमें क्या करना है अपन को, 8th वाले में अपन को बताना है दैट इज द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। VRMS velocity is inversely proportional to the square root of molecular mass, सभी होते हैं वो तो, that is correct. E average is doubled when the temperature is, मतलब kinetic, EA is kinetic energy. Kinetic energy is doubled when the temperature is increased 4 times. No, no, kinetic energy is directly proportional to temperature, not like that. Third वाला, RMS velocity is doubled when the temperature is increased to 4 times. Correct है, क्योंकि VRMS is a root of T ना, proportional to root of T. Correct. Average kinetic energy of a given temperature does not depend on the molecular mass. बिल्कुल, because 3/2 RT था, वहां molecular mass होते ही नहीं, सभी गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे सेम होता है। हटा हुआ है। अब क्या है, अब क्या चेक करना था अपन को, ऑनलाइन वाला किया सॉल्व, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन क्या क्या बने। क्वेश्चन नंबर 8 में रुक जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अपन को 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए, देख लेता हूं क्या गिवन है। 0.5 moles of X gas A and X moles of B. अच्छा, number of moles of A is 0.5, number of moles of B is equal to X. फिर अपन को गिवन है exert a pressure of P, अपन को गिवन है 200 पास्कल। फिर अपन को ये कह रहा है इन अ कंटेनर वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, सो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है अपन को। तो वी आर गिवन दैट एट 1000 केल्विन, मुझे टेम्परेचर भी गिवन है। बोले भाई इसमें क्या पूछने वाले हैं फिर हमसे, 1000 केल्विन। R is a gas constant in joules per mole per Kelvin. अच्छा,
आर को लेना है अपन को किसमें, जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है भाई। तो 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन ले लूंगा। तो एक्स को अपन को बताना है क्या आएगा। अच्छा आर के टर्म्स में लेना है, फिर तो बहुत भी अच्छी बात है, इसको आर ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर देते हैं, हो गया। आइडियल गैस है, सॉल्व कर लो। प्रेशर कितना गिवन है 200, वो पास्कल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। आर मुझे एन नंबर ऑफ मोल्स कितना लेना है 0.5 प्लस एक्स। ये आर मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय ले लेते हैं पर क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना 1000, ये लो भाई आपका आंसर आ गया। ये 2000, अभी इसको एमकेएस में पास्कल है, ये एमकेएस में मीटर क्यूब है, ये कोई यूनिट होता नहीं है। आर का अपन ने ऑलरेडी अपन क्या ले रहे हैं, जूल्स पर मोल में, मतलब एमकेएस यूनिट में ही ले रहे हैं। तो आर को अपन को एमकेएस यूनिट में ही रखना है, तो टेम्परेचर तो केल्विन में ही रहता है हमेशा, तो ये एमकेएस यूनिट ही तो है, आर को आर के ही फॉर्म में रखते हैं। सो 2000 विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 1000 ना। तो अपन इसको क्या करें, कैंसिल करते हैं, इसको 2 लेते हैं। सो आई विल गेट that is equal to 2 will be equal to 0.5 r plus x r, ये आ गया अपने पास। तो अपन इसको इधर लेके आते हैं, तो 2 will be 2 minus 0.5 r अपॉन r will be equal to कितना x आ जाएगा ना, इसको इधर लेके आया मैं। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढते हैं ना अपन, क्या होगा। तो विल गेट दिस, तो कोई ऑप्शन है अपने पास भाई, इसमें 0.5 कोई भी नहीं गिवन है, मतलब रिएक्शन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबके सब फ्रैक्शन नहीं है ना, और 4 वगैरह अपन को दिख रहा है। तो 4 विल बी इक्वल टू, इसको r लिख लेंगे प्लस x इंटू 2r। तो अपन लिखेंगे ना इसको 4 माइनस r विल बी इक्वल टू 2xr। तो x विल बी इक्वल टू लिखो ना 4 माइनस r अपन जो भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 2r, ये लो आंसर आ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। 15 का आंसर कर रहा है एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने कैलकुलेशन में कुछ किया होगा, एक मिनट है, 15 पे ऊपर चलते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा तो कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें 15 वाले में, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया होगा ना अपन ने, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है 15 वाले में वो बताना मुझे है, एग्जैक्टली अगर सेम नहीं आ रहा तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th भी पूछा था मैंने, एक बार 9th बताता हूँ तब तक, तो मुझे बताना है कितना प्रॉब्लम आया उसमें। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो कितना वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन होगा तो मैं फिर से देखता हूँ क्या है। ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ तो ठीक है ना, N1 T1 is equal to N2 T2। ओपन वेसल 20 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 is equal to 27 मतलब 300 केल्विन, is heated till 2/5 of the air in it is escaped। हाँ तो ठीक है, पहले N1 is equal to 1 था, N2 is equal to 1 minus 2/5 escape हो गया, तो ये बच गया। Assume that जो भी है सब अपन को टेम्परेचर बताना है, तो ठीक है ना, बताओ ना टेम्परेचर T2। T1 is 300 into 1 is equal to 1 minus 2/5 into T2। T2 बताना है, बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 में, आई थिंक मैंने 9 ही बताया, हाँ कुछ ज्यादा इजी था ना, इसलिए मैंने कहा कि 9 ही बताया, कुछ और ही बता दिया। हाँ 13th वाला 2.22 है और हमारा 2.77 आ रहा है, 2.22 है और अपना 2.77 आ रहा है। 2.22 अपन को आंसर दे रखा है और अपना 2.77 आ रहा है। ठीक है, एक बार देखता हूँ उसको, पहले अपन ये देख ले 13th वाला, और डाउट्स कर लेते हैं ना थोड़े से, एक मिनट। 13th वाला एक सेकंड रखना है, 13th वाला एक, पहले अपन 13 वाला कर ले यार। 13th वाला है कहाँ, 9 के बाद सीधा 10 आ गया मेरा, 10 के बाद 13th है ही नहीं, 20th आ गया, कुछ गड़बड़ है। 10 के बाद सीधे 20 आ गया मेरा, तो कुछ पेज गायब है, कुछ तो गायब है।
10 के बाद सीधा 20 आना मेरा था, J18 के बाद सीधा J20 आ गया ऑनलाइन ना। अरे मेरे शीट में तो है ही नहीं वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तो है, वो नहीं है लेकिन जो अपन को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में तो अपन को 3 प्लॉट गिवन है ना, तीनों प्लॉट में अगर अपन को टेम्परेचर सेम गिवन है ना, तो अपन को क्या बताना है, V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट 300 ना, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये तो पक्का है कि जब अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें जिस ऐसे अपन ने बताया था ना, ऐसे अगर जिसका मास ज्यादा वेलोसिटी और या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब जिसका टेम्परेचर जैसा है ना 300 केल्विन, तो अपन ये बता सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर मतलब जो ग्राफ 3 ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ना N2 एंड O2 अपन को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी गिवन है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लो ना। फटाफट कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, 2RT बाय, तो टेम्परेचर गिवन है और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, हीलियम के लिए, तो ये तो सभी में कांस्टेंट रहेगा, तो V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा, जैसे टेम्परेचर N2 और H2 का टेम्परेचर गिवन है अपन को, तो ये तो पता है अपन को कि मास के फॉर्म में O2 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन H2, H2 तो सबसे ज्यादा ही होगा, और O2 ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसमें टेम्परेचर चेंज कर रखा है। तो इसमें 3 ग्राफ दे रखे हैं अपन को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मास में ना बहुत डिफरेंस है, इन दोनों के लिए अपन को चेक करना होगा, इन दोनों में से, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है। लास्ट वाला ग्राफ तो मैं हाइड्रोजन ही बताने वाला हूं, मास में बहुत डिफरेंस है, उसका वेलोसिटी बहुत चेंज हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट वेलोसिटी जो है इन दोनों में अगर चेक करूंगा ना, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो 2R तो दोनों में सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 300 ले लेता हूं, किसका, N2 का, तो मैं लिखूंगा 300/28, और एक ले लेता हूं VMP, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R इंटू 2R इंटू 400/32। चलो देख लेता हूं दोनों में ज्यादा कौन है, इक्वेट करके ज्यादा कौन सा वैल्यू आ रहा है रेशियो में। अगर मैं चेक करूंगा ना दोनों में रेशियो, तो ये वाला वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे ये वाला वैल्यू भी कैंसिल हो गया दोनों में रेशियो में। अगर मैं चेक करूंगा तो ये वाला वैल्यू भी कैंसिल हो गया, किसका वैल्यू बड़ा आ रहा है, तो मैं लिखूंगा ये 3/28 है या 4/32 है, 4/32 का मतलब है 1/8, और ये अपन को गिवन है क्या 3/28, तो ये आ जाएगा 3 1, और ये आ जाएगा अपने पास कितना 3 1 और 3 कितना होगा, 3 8 24 ना, तो ये 8 से बड़ा आ रहा है, ऑलमोस्ट 9 आ रहा है। अगर 9 होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा। चलो भाई, O2 का वैल्यू बड़ा है, मतलब ये ऑलमोस्ट नियरली 9 लिखा मैंने, मतलब ये वैल्यू छोटा आ रहा है N2 वाला, तो N2 वाला छोटा वैल्यू आएगा, तो मतलब पहला वाला ग्राफ जो है ना 1 वाला, ये N2 का है, दूसरा वाला ग्राफ जो है ना वो O2 का है, और हाइड्रोजन में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनसे तो बहुत ज्यादा होगा वो, ये हाइड्रोजन, वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो हाइड्रोजन में लेके। ये 10th वाला था, दैट इज ऑल। कुछ और भी है, पार्ट, अच्छा पार्ट 1 अभी रह गया है कुछ, यार तुम लोग पार्ट 1 अभी भी रह गया। पार्ट 1 में क्लोज्ड वेसल है मेरे पास विद रिजिड वॉल्स, 1 मोल ऑफ यूरेनियम एंड 1 मोल ऑफ एयर। अच्छा, मेरे पास यूरेनियम गिवन है, कितना गिवन है 238 और 92, ये 1 मोल गिवन है, और मेरे पास 1 मोल एयर भी गिवन है,
एयर, इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, एयर का भी मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, ऑलमोस्ट 29 होता है, ठीक है। कंसिडर कंप्लीट डीके ऑफ दिस, मतलब आपको कंसिडर करना है कि इसका 238 और 92 कंप्लीट डीके करेगा किसमें, लेड में, मतलब पीबी बनेगा, पीबी इज 82 और ये 206 बनेगा, चलेगा। द रेशियो ऑफ द फाइनल मिक्सचर विद द इनिशियल मिक्सचर इज, the ratio of the final mixture with the initial mixture is, so इसके कितने मोल्स बन सकते हैं, ये अपन कुछ रेशियो ऑफ द क्या लिखा हुआ, कंसीडरिंग द कंप्लीट डीके ऑफ दिस, मैंने कर लिया। द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर पूछा है अपन से, ठीक है भाई। फाइनल प्रेशर ऑफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज, पहले फाइनल प्रेशर चेक कर लेते हैं, इसमें कितना मोल्स बनेगा भाई। एक तो ये बन जाएगा, ये सॉलिड है, इसमें 1 मोल एयर है, तो इसका मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, उसी के फॉर्म में ले लेंगे अपन। इसमें जरा कैलकुलेट करो, 238 डिवाइडेड दैट इज -206, तो 2 आएगा और इधर 3 आएगा, 32, मतलब 8 मोल्स ऑफ हीलियम आएगा अपने पास, है ना, 8 मोल्स ऑफ हीलियम आएगा अपने पास, और एट 298 केल्विन, कंसीडरिंग द कंप्लीट डीके ऑफ दिस इनटू दिस, रिजिड वॉल्स में रखा था ये, ठीक है। तो अपन को बताना है कि कंप्लीट डीके ऑफ the ratio of the final pressure of the system at the 298 Kelvin is, तो इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे रेशियोज, ये बैलेंस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है हमें बस इनको ही कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। 1 mole of uranium, the closed vessel contains 1 mole of, a closed vessel with rigid walls contain 1 mole of uranium 238 and 1 mole of air at 298. ये खत्म हो गया, अपने पास वो बन गया completely decay of this. The ratio of the final pressure to the initial pressure is, फाइनल प्रेशर मेरे पास ये बन गया, अब ये किस में कन्वर्ट कर, किस में कंसीडर करना है अपन को, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज आफ्टर कंप्लीट डीके ऑफ दिस इनटू दिस, तो किस में कंसीडर करेंगे अपन, तो जब पहले अपने पास ये कंपाउंड गिवन था, लेकिन मुझे एक पार्ट में जो बार बार ढूंढ रहा हूं वो है इनका फिजिकल स्टेट, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग कि भाई मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या कंसीडर करना चाहिए, वो मैं देख रहा हूं। भाई ये तो अपने पास यूरेनियम गिवन होगा तो ये तो सॉलिड होता है, ये 1 मोल है यार। अगर ये कंप्लीटली डीके भी करेगा तो बैलेंस करने के लिए मैं कहूंगा भाई ये 82 है, 92 है, 6 है, तो 6 मोल्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स आएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड, है ना। तो मेरे पास इनिशियली 1 मोल ऑफ गैस था और बाद में मेरे पास मुझे डीके कर, क्योंकि डीके में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई होगा, तो अपन को गिवन है दैट इज कंप्लीट डीके ऑफ यूरेनियम इज गिवन टू अस, है ना। तो अपन कहेंगे कि कंप्लीट डीके होगा तो अपने पास लेड बन गया, लेड बन गया, तो द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर, हाँ तो हो गया ना, ये भी गैसियस स्टेट होगा, ये गैसियस स्टेट कंसीडर करें या ना करें, क्योंकि 298 केल्विन बोल रहा है फिर वो मुझसे, हाँ तो ठीक है ना, हो गया ना अपने पास, ये तो सॉलिड है, क्योंकि ये भी सॉलिड होगा, 298 अपन से 298 पे पूछ रहे हैं ना, आ गया अपने पास, तो 298 केल्विन लिखा तो है इसमें, चलो हो गया, फिर कितना हो गया अपने पास, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया अपने पास, ये आंसर आ गया अपना। भाई एक रिजिड वेसल में हो रहा है ना ये, तो इनिशियली सिर्फ मेरे पास 1 मोल था ना, लेकिन जब ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो अब मेरे पास गैसेस क्या होंगे, 8 मोल इसके और 1 मोल इसका, ये बाहर एस्केप थोड़ी करेगा, तो मैं 8 + 1 डिवाइडेड बाय 1 ही लिख सकता हूं बस। इनिशियली 1 मोल गैस था, बाद में अपने पास 8 मोल्स ये बन गया, इसके डिकम्पोजिशन से, तो अपने पास ये आ जाएगा, दैट इज द आंसर 9/1, ये आ गया अपने पास।
अब अपन ने लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था, रियल गैसेस पढ़ा था। लास्ट टाइम अपन ने रियल गैसेस पढ़ा था। रियल गैस में अपन ने लिखा था P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये रियल है, ये भी रियल था, इंटू वी रियल माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको पता है व्हाट इज रियल वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, व्हाट इज बी, द पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। दिस इज प्रेशर करेक्शन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ये इक्वेशन बनाया था, P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी में करेक्शन करके। रियल गैस के लिए अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, ये बताना है। मैंने जो आपको बताया है, जो पहले पढ़ाया हुआ है, उसी में बस आपको जो आपको समझ में आया, मैंने आपसे कहा कंसेप्चुअली आपको काफी स्ट्रांग होना चाहिए उसमें, उस टाइप से अपन से पूछा जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ए एंड बी in van der Waals equation is a function of temperature. Function of temperature. मतलब मुझे ये बताना है कि इस इक्वेशन में ए और बी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकते हैं। ए तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, अपन को पता है। ए एंड बी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पॉसिबल है क्या? ट्रू और फॉल्स, आपको बस इतना ही बोलना है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। अपने पास आया ट्रू, एक आंसर आया, आपको बताना है A and B is a function of temperature. At high temperature it is true. No, मैं ये नहीं पूछ रहा कि high temperature, low temperature, आपको फटाफट बताना है बस। तो I will say that false. Good. अपन का एक आंसर तो मिला। मैं थोड़ा जल्दी मतलब करूंगा क्योंकि मुझे ट्रू फॉल्स थोड़ा सा अपन जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपन कहेंगे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में टेम्परेचर कब चेंज होता है? कभी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है ना, तो फिर ए और बी कांस्टेंट रहेंगे। आपने लिखो ना van der Waals इक्वेशन, आप ऐसे लिखो, A is a function of temperature, बिल्कुल ऑफ टेम्परेचर आपने पढ़ा है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो ए का वैल्यू कम हो जाएगा। ट्रू, ए डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, with temperature. Value of Z is always less than 1 for CO2, is always less than 1 for CO2. क्या बोलो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों? आपको लो प्रेशर रेंज लिखना चाहिए। It is only possible in low pressure range. भाई आप ग्राफ बना के दिखाए ना आपने ऐसे, लो प्रेशर रेंज में
लेस देन 1 होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो Z का वैल्यू बढ़ेगा ना, Z वर्सेस P के। वैल्यू ऑफ Z is less than 1 for CO2 in low pressure range। अमोनिया लिख लेता हूं मैं, in is less than 1 always for ammonia in low pressure range। क्या बोलो यार, तुम लोग कुछ बोले थे, मैंने देखा नहीं। ट्रू? अच्छा, ये तो आंसर था। फॉल्स। Because temperature is not mentioned। अब टेम्परेचर बढ़ा, आपने कहा लिखा इसको 273 पे बात कर रहा हूं, आपने सारा कुछ तो 273 पे पढ़ाया था। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवन एट लो प्रेशर में Z का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 कर सकता हूं अमोनिया के लिए। As at high temperature, even at low pressure, the Z can be greater than 1। Value of Z for helium and hydrogen is always greater than 1। True or false? It's false। ट्रू नहीं होगा। Why it is so? अगेन आपने टेम्परेचर नहीं मेंशन किया। अरे भाई, आपने मुझे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से Z का वैल्यू बढ़ता है, तो जो ग्राफ आपने बताया, आप बार बार बोल रहे थे मैं ग्राफ आपको 273 पे बता रहा हूं, और आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे थे। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के किसी के Z का वैल्यू बढ़ा सकते हो, तो मैं टेम्परेचर कम करके किसी का Z का वैल्यू कम भी कर सकता हूं। तो जो ग्राफ आपने बताया था ना, ये वो आपने 273 लिख के बताया था कि उस पॉइंट पे वो ग्रेटर देन 1। ओके, सो अपन लिख सकते हैं एट लो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Z can be less than 1 for हाइड्रोजन एंड हीलियम। पता, मैं इसमें रश नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ये अपने ना काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें रश नहीं करूंगा। शंकर बोल रहा है कि 6:30 पे हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते तो तुम लोग, कोई बात नहीं, अपन मतलब क्या करेंगे ना, इसको फिर से थोड़ा मैं इसको आराम से ही डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपन डिस्कस करेंगे ना, तो जब भी हमें रियल गैस रिवाइज करना है ना, इन्हीं को रिवाइज करना है, बस ना काम वैसे ही हो जाएगा सारा। इसलिए अपन रश नहीं करते, यहीं रुक जाते हैं। इसको अपन कंटिन्यू करके फिर केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। जितना मैंने क्लास में आपको बताया ना, रियल गैस हो या आइडियल गैस हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए आप उसे अच्छे से रिवाइज करो। जो मैंने मना किया कि नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है फिर उसे, चाहे वो बैरोमेट्रिक प्रेशर हो, वो क्वेश्चन और डेंसिटी वाले, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, वो है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों पढ़ना। बाकी अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पूरा प्रिपेयर करना, ठीक है, राइट। 11 सिलेबस पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई कि मतलब पूरा हो जाएगा केवीपी वाई से पहले। ओके, गुड लक फॉर द टेस्ट।